Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो टॉपिक आज देखने वाले हैं वो है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, इसको आज हम लोग बेहतरीन ढंग समझेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन नॉलेज है और इस बात का पक्का वादा है कि जब ये वीडियो एंड हो जाएगा, आप जब देखते जाएंगे इसको, ये वीडियो एंड हो जाएगी, आपको 100% प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का या प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी का 100% ज्ञान होगा और ऐसा ज्ञान होगा कि आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बड़ा चीज़ है नहीं। और लेकिन हाँ, यही अगर है लास्ट तक बना रहिएगा, तब आपको यह पूरी जो है इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। क्योंकि एक छोटा सा बात है, इसमें जो ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वह एक पैकेट के रूप में होता है, एक पैकेज के रूप में होता है। बस छोटी सी बात है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से लिख करके बताया है हमने। अलग अलग दो तीन परिभाषाएं हैं जिससे ये बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी कि प्लैंक का थ्योरी आखिर होता क्या है या प्लैंक क्वांटम सिद्धांत आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये कब दिया गया? 1901 में, है ना, 1901 में। 1901 में प्लैंक ने तप्त काली वस्तुओं से उत्सर्जित विभिन्न कंपनावृत्तियों वाली प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या बोला? 1901 ईस्वी में प्लैंक साहब ने, जो मैक्स प्लैंक हैं, मैक्स प्लैंक साहब ने 1901 में तप्त काली वस्तु, मतलब क्या हुआ, जो पूरा ब्लैक कोई ऑब्जेक्ट है, पूरी जो काली वस्तु है ना, काली वस्तु से उत्सर्जित विभिन्न कंपनावृत्ति, हिंदी में देखिए विभिन्न कंपन आवृत्ति मतलब क्या हुआ, अलग अलग कंपन की आवृत्ति, कंपन आवृत्ति, कंपना आवृत्ति मतलब क्या, अलग अलग कंपन की आवृत्ति वाली प्रकाश ऊर्जा के अध्ययन से एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब कि उन्होंने एक तप्त काली वस्तुओं से विभिन्न कंपन की आवृत्ति वाली प्रकाश ऊर्जा का अध्ययन किया और उसके बाद उस अध्ययन के बाद उन्होंने एक सिद्धांत दिया, है ना, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब इस सिद्धांत को देखते हैं कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत क्या कहता है। किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता। सतत नहीं होता का मतलब क्या हुआ? सतत मीन्स क्या हुआ? कंटिन्यूअस, लगातार नहीं होता है। अगर किसी वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा का, है ना, अगर किसी वस्तु से, प्रकाश और ऊष्मा दोनों के बारे में कहा है, प्रकाश ऊर्जा के बारे में भी कहा और ऊष्मा ऊर्जा के, प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता। मतलब कि प्रकाश या ऊष्मा जैसी जो विकिरण ऊर्जा है उसका जो अवशोषण या उत्सर्जन जो भी होगा वह सतत नहीं होगा, है ना। देखिए, अवशोषण सतत नहीं होता, लगातार नहीं होता, अर्थात असतत होता है। सतत का मतलब क्या हो गया कि लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में होते जा रहा है, वह सतत है। लेकिन असतत होने का मतलब क्या हुआ? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में, मतलब कि हुआ फिर हुआ फिर हुआ, वो जो लगातार बहाव है वो नहीं है। देखिए, किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसे विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता है, सतत नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे समवेष्ट अर्थात पैकेट्स में होता है। क्या हुआ? छोटे छोटे समवेष्ट या छोटे छोटे पैकेट में होता है। यह जो वर्ड समवेष्ट है, समवेष्ट का अर्थ होता है पैकेजिंग, है ना, पैकेजिंग, या इसको भंडारण भी कहते हैं, या उत्पादों का वितरण भी होता है। तो ये पैकेजिंग कहिए, समवेष्ट का अर्थ या तो पैकेजिंग समझिए, या फिर पैकेट समझिए, या भंडारण समझिए, या उत्पादों का वितरण समझिए, यह सब जो है इस समवेष्ट का अर्थ है, बल्कि छोटे छोटे पैकेटों में होता है। क्या बोला कि किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, है ना। किसी भी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन सतत नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, छोटे छोटे संवेष्टों में होता है ना, छोटे छोटे पैकेट्स में होता है। इन छोटे छोटे संवेष्टों को क्वांटम कहते हैं। इन छोटे छोटे संवेष्टों को या छोटे छोटे पैकेटों को क्या बोलते हैं? क्वांटम कहते हैं। क्वांटम की ऊर्जा E बराबर hν। यहां तक तो आपने समझ लिया कि ऊष्मा ऊर्जा हो या प्रकाश ऊर्जा हो, इसका अवशोषण हो या उत्सर्जन हो, यह कंटिन्यूअस नहीं होता, यह सतत नहीं होता। तब फिर क्या होता है? ये छोटे छोटे संवेष्टों में होता है, ये छोटे छोटे पैकेटों में होता है ना, बल्कि छोटे छोटे संवेष्ट या पैकेट में होता है। क्या होता है? तो प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वह छोटे छोटे पैकेट में होता है। प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेटों में या छोटे छोटे संवेष्टों में, है ना, छोटे छोटे उत्पादन या छोटे छोटे भंडारण में होता है। तो यह बात जो है किसने कही? प्लैंक साहब ने कही। बस यही मेन बात है कि किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, उत्सर्जन या अवशोषण
सतत नहीं होता। किसी भी उष्मा या प्रकाश जैसी विकिरण ऊर्जा से, है ना, प्रकाश या उष्मा ऐसी विकिरण ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वह लगातार नहीं होता। वह क्या होता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है ना, छोटे छोटे संवेष्टों के रूप में होता है। इन छोटे छोटे संवेष्टों को क्वांटम कहते हैं। अब छोटे छोटे संवेष्टों को क्वांटम कहते हैं, इसी को फोटोन कहते हैं, इसी को क्वांटा कहते हैं। क्वांटम को ही आप क्वांटा भी कहते हैं, क्वांटम को ही आप फोटोन भी कहते हैं। ये एक ही चीज है। फोटोन क्या है? फोटोन एनर्जी का गुच्छा है, ऐसा मानते हैं ना, प्रकाश की जो ऊर्जा है, उस जो एनर्जी है उसकी गुच्छों को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो उसी तरह जो है ये क्वांटम, फोटोन, क्वांटा, ये सब एक ही चीज है। क्वांटम की ऊर्जा एनर्जी E बराबर एच न्यू। एच होता है प्लांक कांस्टेंट और न्यू बराबर विकिरण की कंपनावृत्ति। ये जो भी के आकार का लिखा हुआ है इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको न्यू पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो क्वांटम की ऊर्जा E बराबर एच न्यू। एच होता है प्लांक कांस्टेंट और भी जो न्यू है यह होता है विकिरण की कंपनावृत्ति। तो यहां से आपने प्लांक साहब के सिद्धांत को समझा, लेकिन अभी और बेहतरीन ढंग से इसको तोड़कर देखेंगे हम लोग आगे के पॉइंट में। इसमें हमने यही समझा कि प्रकाश और ऊष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा वह सतत नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होगा, है ना। और इन छोटे छोटे पैकेटों को क्या कहेंगे? क्वांटम कहेंगे, फोटोन कहेंगे या क्वांटा कहेंगे। अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में होता है। यही बात जो है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत करता है। 100 बात का एक बात एकदम क्लियर है। जो प्लांक साहब का क्वांटम सिद्धांत है इसके अनुसार क्या है, जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, है ना, या विद्युत चुंबकीय विकिरणें हैं, उसका जो उत्सर्जन होता है वह सतत नहीं होता है, बल्कि वह छोटे छोटे पैकेटों या छोटे छोटे बंडलों या छोटे छोटे गुच्छों के रूप में होता है। और उसी गुच्छा को हम क्वांटम कहते हैं या क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। एकदम छोटी सी बात है ना। तो इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में होता है। इन ऊर्जा के पैकेटों को फोटोन अथवा क्वांटम कहते हैं। इन ऊर्जा के पैकेट को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं या क्वांटम कहते हैं। एवं इस सिद्धांत को मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। और यही सिद्धांत उन्होंने दिया कि जो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जैसे उष्मा है, जैसे प्रकाश है, इसका जो उत्सर्जन होगा या इसका जो अवशोषण होगा वह कभी भी सतत नहीं होगा। अर्थात वह क्या होगा? छोटे छोटे गुच्छों के रूप में होगा, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होगा, है ना। और वही जो छोटे छोटे गुच्छे होंगे, जो छोटे छोटे बंडल होंगे, वो आपका क्वांटम कहलाएंगे या क्वांटा कहलाएंगे या फोटोन कहलाएंगे। तीनों एक ही नाम है। इसी सिद्धांत को मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। हमको लगता है आपको बात स्पष्ट हो गई कि मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। देखिए, प्रमुख तथ्य क्या है कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। यही बात तो हम कह रहे हैं, एक ही चीज तो चल रहा है पूरी थ्योरी में। आप एक ही बात का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कि ऊर्जा का अवशोषण या जो उत्सर्जन होता है वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या ऊर्जा का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन या आपका, है ना, उत्सर्जन या इमिशन या एब्जॉर्प्शन, जो भी होगा वह क्या होगा? वह ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होगा। और यही बात क्वांटम साहब की जो है सिद्धांत है कि किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण से जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो या ऊर्जा का अवशोषण हो वह सतत नहीं होता है। वह छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है या छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। और उन्हीं छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को हम क्वांटम कहते हैं या फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की क्वांटम की ऊर्जा ई तथा आवृत्ति न्यू होती है। प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा क्या होगी? ई और आवृत्ति न्यू होती है, जो उसके ऊर्जा के समानुपाती होता है। क्या होता है? ऊर्जा के समानुपाती होता है। अर्थात ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ऊर्जा जो है ना, उसके कंपनावृत्ति के सीधा समानुपाती होता है। अर्थात अगर उसकी कंपनावृत्ति बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो उसकी कंपनावृत्ति बढ़ेगी। इसलिए क्या कहा? प्रत्येक फोटोन की या प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा है तथा जो उसकी आवृत्ति न्यू होती है, जो उसके ऊर्जा के समानुपाती होती है। ऊर्जा के क्या होगा? डायरेक्ट उसके समानुपाती होगा। एनर्जी का सीधा समानुपाती कौन होगा? न्यू। इसलिए क्या लिखा? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। और यहाँ क्या लिखा? या E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर जब भी आप कांस्टेंट लगाते हैं तो जो आपका ये वाला जो सिंबल है
है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स का वो क्या होता है, हटता है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने क्या लिया, एच कांस्टेंट लिया, जिसका नाम क्या रखा, प्लांक कांस्टेंट। ये प्लांक कांस्टेंट जैसे ही आया तो ये जो बीच वाला सिंबल था समानुपाती का, वहाँ क्या हो गया, इक्वल हो गया। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू या ई इज इक्वल टू एच न्यू। तो अब एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकला, ई इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ एच जो है एक कांस्टेंट है जिसे प्लांक्स नियतांक कहते हैं। एच एक कांस्टेंट है जिसे प्लांक्स नियतांक कहते हैं, और प्लांक कांस्टेंट बराबर होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना, 34 जूल सेकेंड। अगर पूछा जाए प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, या जो स्मॉल एच आपने यूज किया, इस स्मॉल एच की वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एक प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू एच बराबर 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। इसका मात्रक भी जूल सेकेंड है, और इसकी जो डायमेंशन है वो है ml2t-1, है ना। बीमा क्या होती है, ml2t-1 या डायमेंशन ml2t-1। तो ये सारा बात हो गया प्लांक कांस्टेंट संबंधित। अब है अतः प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा एच न्यू होती है। अब जितना भी फोटोन होगी, आपने जब जान लिया कि एनर्जी बराबर एच न्यू होता ही है, तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, एच न्यू होगी, क्योंकि ई बराबर फार्मूला हो गया एच न्यू। तो अब जितना फोटोन होगा उस सब की एनर्जी क्या होगी, एच न्यू होगी। चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल सी बराबर क्या होता है, सी बराबर न्यू लेमडा, सी बराबर न्यू लेमडा, ये फॉर्मूला होता है। प्रकाश की चाल सी बराबर न्यू लेमडा, इसलिए न्यू बराबर क्या हो गया, सी बटे लेमडा। यही जो सी बराबर न्यू लेमडा था, तो यहां से न्यू बराबर क्या हो गया, सी बटे लेमडा। ये फार्मूला आपने निकाल दिया। हमने यहां से न्यू का वैल्यू निकाला, किसका, न्यू का। ये जो प्रकाश की चाल वाला फार्मूला है, इससे हमने न्यू का मान निकाल दिया, न्यू बराबर सी बटे लेमडा। तब फोटोन की ऊर्जा, चूंकि एच न्यू होता है, तो एच की जगह पे एच रहा, और न्यू की जगह पे हमने जो वैल्यू निकाली है उसको रख दिया, है ना। फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू। अब न्यू का मान रखने पर फोटोन की ऊर्जा ई बराबर, तो ई है ही एच न्यू था, एच की जगह पे एच रहा। प्रकाश की चाल वाला फार्मूला से जो न्यू निकाले थे, उस न्यू का वैल्यू सी बटे लेमडा जो निकला था, इसको हमने उठा के यहां रख दिया, है ना। न्यू का मान सिर्फ जो एच न्यू था वहां पर हमने सी लेमडा रख दिया न्यू की जगह पर। अब क्या हो गया, एच सी बटे लेमडा। यह जो है एच सी बटे लेमडा एक फार्मूला निकल गया, इसलिए ई बराबर क्या हो गया, एच सी बटे लेमडा। अब फोटोन की ऊर्जा अगर आपको निकालनी है तो ई बराबर एच सी बटे लेमडा लिखिए, या ई बराबर एच न्यू लिखिए, दोनों ही बात बराबर है। आपने जो यहां पर आप देख रहे होंगे ई बराबर एच सी बटे लेमडा, यह भी बात सही है, और ई बराबर एच न्यू, यह भी बात सही है। हमने न्यू की वैल्यू सी बटे लेमडा निकाली, और इसी सी बटे लेमडा को यहां पर न्यू की जगह पर पुट कर दिया, है ना। और सी बटे लेमडा कहां से आया, तो प्रकाश की चाल का जो फार्मूला सी बराबर होता है, सी बराबर न्यू इंटू लेमडा, यहां से हमने न्यू का मान निकाल दिया, न्यू बराबर सी बटे लेमडा, और न्यू की जगह पर सी बटे लेमडा को रख दिया, और एक नया फार्मूला आपका क्या हो गया, ई बराबर एच सी बटे लेमडा। एच हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, सी हो गया प्रकाश की चाल, और लेमडा आपका, ये जो लेमडा निकला यह आपका तरंग दैर्ध्य हो गया। तो यहाँ पर जो सी है ये प्रकाश की चाल होता है, सी का मान जानते हैं, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और लेमडा जो है ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और जो न्यू है ये प्रकाश की आवृत्ति है, और ई जो है ये फोटोन की आवृत्ति है, और एच जो है ये प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक स्थिरांक है। प्लांक स्थिरांक का मान आप जानते ही हैं, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल, 34 जूल, ये आपका, ये तो आप जानते ही हैं प्लांक स्थिरांक का मान। तो यहां से आप एनर्जी का दो फार्मूला, एक एच बराबर न्यू और एक एच बराबर, है ना, एक ई बराबर एच सी बटे लेमडा, दोनों को ही याद रखिएगा। ई बराबर एच न्यू भी लगा दीजिएगा, ई बराबर एच सी बटे लेमडा भी निकाल दीजिएगा, दोनों से ही जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसका एनर्जी निकाल सकते हैं। अब है किसी वस्तु द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा का मान एक क्वांटम फोटोन के पूर्ण गुणज होता है। अब देखिए क्यों नहीं होगा पूर्ण गुणज, क्योंकि यह जब भी होगा तो एच न्यू के फॉर्म में होगा। अब इसलिए एच की, तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित, मतलब जो वो ग्रहण किया, अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की जो मात्रा का मान निकलेगा, ऊर्जा की मात्रा का जो मान होगा वह एक क्वांटम के रूप, है ना, क्वांटम के पूर्ण गुणज होता है। जो क्वांटम है उसका वह पूर्ण गुणज होता है, अर्थात एक 1 न्यू 2 न्यू 3 न्यू होता है। मतलब कि जब भी होगा वह गुणज के, न्यू वह जो क्वांटम है उसके गुणज के रूप में होगा, है ना। क्वांटम अर्थात फोटोन के पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब क्या हो गया, उसके आगे में 1 2 3 4 5 6 कोई ना कोई जो प्राकृतिक संख्या है वह लगी होगी, अर्थात वह पूर्ण गुणज होगा, और बाकी जो आपका न्यू का मान होगा उससे मल्टीप्लाई होगा। तो वही बात बोला कि यह किसी वस्तु द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की जो मात्रा का मान होता है वह क्वांटम के पूर्ण गुणज होता है।
कहीं कहीं फोटोन को क्वांटा भी कहा जाता है, कहीं कहीं पर फोटोन को क्या बोलते हैं, क्वांटा भी कहते हैं। अब इसका उपयोग देख लीजिए, जो क्वांटम है इसका यूजेज क्या है। यूजेज जानने से क्या होता है, आपकी जो है समझ विकसित होती है। इसका उपयोग है ना, क्वांटम यांत्रिकी का आज अनेक उपकरणों में प्रयोग किया जा रहा है। जो क्वांटम यांत्रिकी है इसका अनेक अलग अलग उपकरणों में, है ना, क्वांटम यांत्रिकी का अलग अलग उपकरणों में प्रयोग किया जा रहा है ना। तो क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग हो रहा है लेजर में, है ना। क्वांटम जो सिद्धांत दिया गया इसका उपयोग हो रहा है चुंबकीय अनुनाद में, इसका उपयोग हो रहा है इमेजिंग में, अर्थात जो एमआरआई वाला चीज मशीन करवाते हैं एमआरआई, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन में भी किसका इस्तेमाल हो रहा है, क्वांटम सिद्धांत का। और जो माइक्रोस्कोप है इसमें भी क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सभी उपयोग थे कि क्वांटम सिद्धांत का जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ पर होता है। तो यह भी आपने देखा, लेजर में भी क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल है, चुंबकीय अनुनाद में भी है ना, इमेजिंग एमआरआई में भी है, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन में भी है और माइक्रोस्कोप में भी है। तो इन तमाम मशीनों में जो है इसी प्लैंक साहब के क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल होता है, जो अपने आप में क्या है, बहुत बेहतरीन है ना। किसी भी आप समझ सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में यह पता करना कि उसके एनर्जी का अवशोषण या एनर्जी का जो वह उत्सर्जन करता है वह किस फॉर्म में करता है, यह बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। वह सतत नहीं होता, जबकि लोग समझते हैं कि वो सतत होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वह यही तो आपने प्लांक सिद्धांत में यही तो पढ़ा कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण का, जैसे उष्मा है या प्रकाश है ना, इसकी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो भी होगा वह सतत फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं, सतत नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है, तो अलग अलग पैकेटों के, एनर्जी के बंडलों के रूप में होता है, एनर्जी के पैकेटों के रूप में होता है। यही बात तो आप क्वांटम सिद्धांत में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।